अब जिस मामले को लेकर ये पूरी सियासत यहाँ पर गरमाई थी, चढ़ावा चोरी, उस मामले में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें ये उन आरोपियों की हैं जिनको पुलिस ने यहाँ पर जो है वो पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया था, कस्टडी में लिया था और पूछताछ के बाद वापस इनको जेल भेज दिया गया। तीनों को आप देख सकते हैं, ये तीनों को ले जाएगा। देखिए अयोध्या जिला कारागार के अंदर तीनों आरोपियों को दाखिल कर दिया गया। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कार और नकदी बरामद की है और काफी कुछ यहां पर हासिल हुआ है। इनसे पूछताछ के बाद क्या क्या जानकारियां आई हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए नकदी बरामद की गई है, साथ ही कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। नोटों की चोरी को लेकर कुछ नए तथ्य भी अब सामने आ रहे हैं। तो क्या वाकई चंदा चोरी की नोटों की गड्डियां बनने के बाद या फिर नोटों की गिनती के दौरान चंदा चोरी होती थी? ये बड़ा सवाल है। नोटों की गिनती के दौरान नहीं बल्कि उससे पहले ही चंदे की चोरी यहां पर होती थी। ये बातें निकलकर अब सामने आ रही हैं। नोटों की गड्डियां भी मशीनों से तैयार होती थी और गिनती भी मशीनों से ही यहां पर की जाती थी और ये काम आरोपियों को यहां पर सौंपा गया था। चंदे में आए नोटों को एक साथ सलीके से यहां पर लगाना था और बाद में उन नोटों को एसबीआई के कर्मचारियों को करेंसी शॉर्टिंग मशीन में रखा करते थे लोग और मशीन में अलग अलग नोटों की गड्डियां जो है वो तैयार की जाती थी। तब गिनने की मशीनों में उन गड्डियों में मौजूद नोटों की काउंटिंग होती थी। मामले में धरे गए आरोपियों को नोट गिनने के लिए नहीं रखा गया था। ये बात भी यहां पर सामने आई है। उनका काम सिर्फ इतना था कि वो कटे फटे नोटों को अलग करें और बाकी नोटों को सीधा करें और इस जिम्मेदारी के बीच ही ये तमाम हेरफेर यहां पर हुई है। छटनी के बाद वो नोटों को करेंसी शॉर्टिंग मशीन में डाला करते थे, जिसके बाद उनका काम यहां पर खत्म हो जाता था। बाकी काम मशीन किया करती थी। यानी चंदे में आए नोटों को सलीके से लगाते वक्त ही उनकी चोरी की गई। सभी आरोपी ट्रस्ट और बैंक के एमओयू के हिसाब से थर्ड पार्टी आउटसोर्स थे। उन्हें न बैंक ने और न ही ट्रस्ट ने यहां पर रखा था और वो किसी कंपनी के जरिए आए थे। इतना ही नहीं, सुभाष श्रीवास्तव जो कि काउंटिंग के दौरान निगरानी रखता था, वो एक पूर्व बैंकर था, लेकिन वो भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए ही आउटसोर्स पर था। ड्रेस कोड, इंटरव्यू और भर्ती करना ये सब प्राइवेट कंपनी ही यहां पर करती थी। कर्मचारियों के लिए एसबीआई के साथ अनिल मिश्रा ने एमओयू साइन किया था। अयोध्या पुलिस जल्द ही उन कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है। एसबीआई के पूर्व मैनेजर गोविंद जी मिश्र भी अयोध्या पुलिस के रडार पर अब आप ये देखिए कि चंदा चोरी को लेकर सियासत कैसे तेज हो रही है। जिस भी व्यक्ति से हुआ हो, छोटा या बड़ा, सबका नाम सामने आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और ये साल खत्म होने से पहले सजा भुगतने के लिए वो लोग जेल जाए। जो असली गुनहगार है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। चोर भी आप, चोरी भी आप, एसआईटी जांच भी आपकी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबा ही ले रहे थे, मैंने मंदिर। ये इसी काला धन को लूटने के लिए, सत्ता में आने के लिए भगवान को बेचा। पुरानी सरकारों के समय, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय इस प्रकार से उन्होंने एक वर्ग का तुष्टीकरण किया और हमारी सनातन परंपरा को कलंकित करने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइज गैंग पैसा चुराता था, बाहर ले जाता था, जो 40 दिन में 70 बार पकड़ा गया और फिर उसको कहाँ लगाता था? शेयर मार्केट में। भारतीय जनता पार्टी के ये प्यादे पैरेलल मार्केट चला रहे थे। अब देखिए मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर कर्नाटक में प्रदर्शन किया है। ये देखिए आप, बेंगलुरु की सड़कों पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इस मामले को लेकर उतरे हैं और इस पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ನಕಲಿ ಅಂಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ
अब एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां पर रघुपति राघव राजाराम सत्याग्रह के नाम से कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए और इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को यहां पर उठाया गया। तो देखा आपने कैसे इस मामले पर सियासत हो रही है। अब देखते हैं कि कैसे राम मंदिर ट्रस्ट एक्शन में है और दनादन इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी निष्क्रिय कर दी गई है। इस आईडी की मदद से ही तीनों वीआईपी और सुगम दर्शन पास जारी किया करते थे। गौरतलब यह है कि इन्हीं तीनों लोगों की आईडी से सबसे ज्यादा पास जारी हुए थे। अब राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का अधिकार यहां पर बढ़ा दिया गया है और उनके नाम से आईडी जनरेट यहां पर की गई है, जिससे पास जारी अब किए जाएंगे। और सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में 2 प्रकार के दर्शन पास जारी किए जाते हैं, सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास, जिसके लिए आईडी यहां पर जरूरी होती है और ट्रस्टियों और पदाधिकारियों के नाम से अलग अलग आईडी यहां पर बनाई गई है। इस बीच मंदिर में चढ़ावा प्रबंधन की नई सुरक्षित व्यवस्था लागू की गई है। वहीं पैसे की गणना करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। ये कर्मचारी हाउसकीपिंग के थे जो दान पात्र के पैसों की गणना किया करते थे। अब नए बदलाव के तहत गणना के लिए खास कर्मचारी रखे जाएंगे और गणना करने वाले इन कर्मचारियों को बिना जेब के कपड़े यहां पर पहनने होंगे और इन लोगों को पुलिस से स्वीकृत चरित्र प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। तमाम एक्शन के बीच चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा और याचिकाकर्ताओं में जांच सीबीआई को सौंपने और एसआईटी के गठन की मांग तक यहां पर की गई है। अब आप सुनिए कि वीएचपी के सुरेंद्र जैन और राम मंदिर ट्रस्ट के दिनेंद्र दास इस पर क्या कह रहे हैं। वीआईपी के पास के लिए पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं, राम जन्मभूमि में पैसे का लेन देन नहीं होता था। आयु के हिसाब से, शारीरिक असमर्थता के हिसाब से या अन्य कुछ कारणों से ये चीजें जारी होती थी, लेकिन ये जारी करने का अधिकार पदाधिकारियों को ही होता था। अब ये दोनों पदाधिकारी नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह दायित्व किसी और को दिया गया। अनिल मिश्रा हैं, चंपत राय जी हैं, तो जो वीवीआईपी पास की क्या व्यवस्थाएं वगैरह है? तो शासन जो व्यवस्था करना हमारे लिए वही मान्य है। हमारे सदस्य का मामला है, जब कोई गलती नहीं दे, अभी तो लोग ठीक ही हैं, अभी चले, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जांच यहां पर हो रही है, दूसरी तरफ बड़े बदलाव भी यहां पर किए जा रहे हैं। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। एक बड़ी बैठक यहां पर की गई है। चढ़ावा चोरी जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने एक सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया। इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। खबर यह है कि जल्द ही सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया यहां पर शुरू की जाएगी। श्री कृष्ण मोहन जी महाराज भी उपस्थित है, स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित है, पूज्य योग पुरुष जी महाराज उपस्थित है, पूज्य पेजावर स्वामी जी महाराज उपस्थित है, स्वयं पूज्य दिनेंद्र दास जी महाराज उपस्थित है। श्री आइए अब देखते हैं कि सीईओ की नियुक्ति आखिर यहां पर कैसे होगी। ये तय है कि अब राम मंदिर के प्रबंधन के लिए सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। सीईओ चुनने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि मंदिर का सीईओ कौन होगा। इसको लेकर एनडीटीवी को कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हाथ लगी हैं। सूत्र बताते हैं कि सीईओ के लिए किसी सरकारी अधिकारी का चयन नहीं होगा, बल्कि मंदिर के सीईओ के पद पर किसी अनुभवी व्यक्ति को ही चुना जाएगा। और इसको लेकर चयन समिति के 3 सदस्यों ने फोन पर बातचीत की है और जल्द ही 3 सदस्य बैठकर यह तय करेंगे कि जरूरी योग्यता इसके लिए क्या हो सकती है और समिति मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करके विज्ञापन इसके लिए जारी कर सकती है और सीईओ बनने के इच्छुक लोगों का इंटरव्यू करके नियुक्ति पर फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीईओ की दौड़ में शामिल शख्स का सनातनी होना जरूरी होगा, बाकी उसकी प्रशासनिक योग्यता के लिए कोई एक मानक यहां पर तय किया जाना है। अब आपको सुनाते हैं कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष इस पर क्या कह रहे हैं। इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। हम पूरे राष्ट्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा यह राम मंदिर लोगों के आंखों में से
उनकी नज़र में से उतरेगा नहीं। इस देश में जितने भी बड़े मंदिर हैं, आप नाम ले लीजिए काशी विश्वनाथ का, आप नाम लीजिए तमिलनाडु के सारे मंदिरों का, आप नाम ले लीजिए बाकी बद्रीनाथ का, सारे वो हिंदू रिलीजन HRNC डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो और ऑफिशियो रहते हैं, उनके प्रति साल उनका ऑडिट भी होता है। राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया तो इस बात की देखरेख क्यों नहीं रखी गई? जब राम मंदिर बनाया गया तो उसको RTI से क्यों दूर रखा गया? ये बड़े सवाल हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी और RSS को देना पड़ेगा। का राम भक्त होना ये पहली अनिवार्य शर्त है, ये स्वागत योग्य है। अगर उसके मन में भक्ति है तो बाकी योग्यताएं आ जाएंगी, लेकिन प्रशासनिक योग्यता है और अगर ये नहीं है राम के प्रति समर्पण, तो वो कठिनाई निर्माण कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सियासत की बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों काफी हलचल है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी सियासी बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल है और इस वक्त वहां पर हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि NDA का दामन थामेंगे क्या महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य शरद पवार? और ये सवाल क्यों यहां पर उठ रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। शरद पवार और उनकी पार्टी को लेकर कयासों का बाजार तब गर्म हुआ जब 2 दिन पहले वो महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से मिले। विधान भवन से उनके कमरे में वो पहुंचे और वहां पर मुलाकात उनकी हुई, जिसकी तस्वीर जब सामने आई तब ये सियासी कयास लगना शुरू हो गए। दरअसल शरद पवार यहां पर विधान भवन में बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और जब वो यहां पर पहुंचे तो उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे ये कयास यहां पर